इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ कौन-कौन सी होती हैं? इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है? लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ है ये हमारे पास, और ये ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरीज़ की, ठीक है? जिसमें हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास नेक्रोसिस हो जाएगी मायोकार्डियम की। और रिस्क फैक्टर्स इसके जो हैं वो हम कौन-कौन से पढ़ सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो ज़्यादा क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, ठीक है? डिस्लिपिडेमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, एज जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और इसके अलावा मेन के अंदर अगर मेन के अंदर ज़्यादा होती है, और पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है? फिर हमारे पास एंजाइना आ जाती है। सबसे पहले एंजाइना हमारे पास जो है ये क्या होती है, चेस्ट पेन होती है, ठीक है? अब चेस्ट पेन जो है वो उसकी आगे टाइप्स आती है हमारे पास। अनस्टेबल एंजाइना होती है, स्टेबल एंजाइना होती है, और वेरिएबल या फिर प्रिंस मेटल एंजाइना होती है। अगर हम अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो अनस्टेबल एंजाइना जो है वो चेस्ट पेन है हमारे पास, जो है ये रेस्ट पे होगी, ठीक है? और ज़्यादातर इसकी कॉज़ क्या होती है कि हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बना होता है ना, वो जो है वो रप्चर हो जाता है, और जब वो रप्चर हो जाएगा ना, रप्चर होगा तो साथ में हमारे पास थ्रोम्बोसिस भी होगी, और थ्रोम्बोसिस होगी तो हमारे पास आर्टरी जो है ना, कोरोनरी आर्टरीज़ है, उसकी ओक्लूजन हो जाएगी। लेकिन अभी इनकम्प्लीट ओक्लूजन होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रेस्ट पे ही जो है वो चेस्ट पेन होती है। फिर ये जो है इसमें हमारे पास मायोसाइट्स की ना नेक्रोसिस नहीं होती, एटलीस्ट जो ये हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी है ना वो होगी, लेकिन नेक्रोसिस नहीं होती। अगर हम इसमें ईसीजी में देखें तो हमारे पास जो एसटी सेगमेंट है ना वो उसकी डिप्रेशन होगा। एसटी सेगमेंट जो है वो इस तरह से डिप्रेस हुआ होगा। नॉर्मली तो वो ऐसे होता है ना एसटी सेगमेंट, लेकिन ये जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है? ये चीज़ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगी, और इसमें हमारे पास जो है वो इस्कीमिया, हमारे पास एंडोकार्डियल इस्कीमिया होगा। इसकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, और इस ये जो है वो हाई रिस्क होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ, जो अनस्टेबल इंजाइना है। अब हम स्टेबल इंजाइना के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास स्टेबल इंजाइना है वो क्या होती है। स्टेबल इंजाइना चेस्ट पेन है जो हमारे पास एक्सर्शन पे या फिर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह पे होगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, स्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरीज़ की, और 70% से जो है वो ज़्यादा स्टीनोसिस हो जाती है, यानी 70% से ज़्यादा नैरोइंग हुई होती है, लेकिन यहाँ पे रप्चर नहीं होता। अनस्टेबल इंजाइना में हमारे पास जो है वो रप्चर होता है, और साथ प्लेक बना होता है तो वो रप्चर होता है, और थ्रोम्बोसिस होती है। इसमें ब्लड फ़्लो जो है वो कम होगा। ब्लड फ़्लो कम होगा तो इतना नहीं होगा कि मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है? एक्सर्शन के टाइम पे या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह है उस टाइम पे। और इसमें भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होती है मायोसाइट्स की, और नेक्रोसिस जो है वो नहीं होती, नो नेक्रोसिस। क्योंकि अगर नेक्रोसिस होगी तो फिर वो हमारे पास एमआई की तरफ चला जाएगा। और चेस्ट पेन जो है वो हमारे पास लेस देन 20 मिनट्स होती है, जो कि रेडिएट करती है कहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है? लेफ़्ट आर्म की तरफ जाएगी, लेफ़्ट जॉ की तरफ जाएगी, ठीक है? हमारे पास स्वेटिंग होगी, इसके अलावा हमारे पास एसओबी होगी। इसकी हमारे पास जो है वो ईसीजी पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एसटी सेगमेंट जो है वो भी डिप्रेशन आएगा, और इसमें भी सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होगा। इस ये ज़्यादातर जो है वो रेस्ट पे ठीक हो जाती है, या फिर अगर ना ठीक हो तो फिर हम जो है वो इसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी टाइप, जो इसकी वेरिएबल टाइप है। उसके अंदर क्या होता है कि एपिसोडिक हमारे पास जो है वो चेस्ट पेन होती है, और उसका एक्सर्शन वगैरह से जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? वेरिएबल जो हमारे पास या प्रिंस मेटल एंजाइना है उसमें। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी वेज़ोस्पैज़्म होता है। हमारे पास जो अनस्टेबल थी उसके अंदर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक रप्चर प्लेक जो था वो रप्चर हो गया था। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास स्टीनोसिस हुई थी, ठीक है? 70% से ज़्यादा हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरीज़ की, ठीक है? ब्लड फ्लो वगैरह कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कोरोनरी आर्टरी वेज़ोस्पैज़्म होता है, ठीक है? इसमें भी रिवर्सिबल इंजरी होती है, और नेक्रोसिस जो है वो नहीं होती, और इसमें हमारे पास क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। इसमें एसटी सेगमेंट जो है ना वो एलिवेट हुआ हुआ होता है।
क्यों और ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेज़ोस्पैज़्म हो रहा है, ठीक है, आर्टरीज़ का। यहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर वगैरह नहीं है। इस वजह से ये भी नाइट्रोग्लिसरीन से है वो जो रिलीव हो जाती है, या फिर इसके लिए हम जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट थी कि हमारे पास जो चेस्ट पेन है, एंजाइना है, उसके टाइप्स हैं, कौन-कौन सी टाइप्स हैं। उनके अंदर हमारे पास एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट होता है या डिप्रेस होता है, हमारे पास कौन-कौन सी उसमें इंजरी होती है, इस्कीमिया कौन-सा होता है, ट्रांसम्यूरल होता है या फिर सब एंडोकार्डियल होता है, ठीक है? ये चीज़ें हमने इसमें करनी है। एमए स्टार्ट करते हैं। आज हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में पढ़ना है। हमने एंजाइना पढ़ी थी, चेस्ट पेन की टाइप्स पढ़ी थी कि उसमें जो है वो हमारे पास नेक्रोसिस नहीं होती, रिवर्सिबल इंजरी होती है, ठीक है, जो कि रिवर्स हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाती है ना, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। नेक्रोसिस हो जाती है जब कार्डियक मायोसाइट्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे अनस्टेबल एंजाइना में हमने पढ़ा था कि हमारे पास रप्चर हो जाए, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक और साथ में थ्रोम्बोसिस होती है, लेकिन इनकम्प्लीट अक्लूजन होती है कोरोनरी आर्टरी की, यानी कम्प्लीटली नहीं होती। तो जब हमारे पास कम्प्लीटली अक्लूजन हो जाएगी ना कोरोनरी आर्टरीज़ की, उस टाइम पे हमारे पास जो है वो एमआई होगा। एक तो हमारे पास ये चीज़ होती है और दूसरा हमारे पास रप्चर भी हो जाता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का, और साथ में हमारे पास जो है वो थ्रोम्बोसिस भी होती है। इसके अलावा कौन-कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं? इसके अलावा हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉजेज़ जो है वो कोरोनरी आर्टरी वेज़ोस्पैज़्म हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल एंजाइना वगैरह में हमने पढ़ा था। कोकेन यूज़ हो सकता है, या फिर हम अगर एम्बोलाइ जो है वो बन जाए तो हो सकता है, या फिर वास्कुलाइटिस कोई वेसल्स की डिज़ीज़ हो सकती है। की वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो एमआई होगा। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें हमारे पास जो है वो सीवियर पेन होती है, ठीक है? सीवियर क्रशिंग पेन होती है, चेस्ट पेन, ठीक है, जो कि 20 मिनट से जो है वो ज़्यादा देर होती है। जब 20 मिनट से ज़्यादा देर होगी तो उसको हम एमआई कहेंगे। अगर 20 मिनट से हमारे पास कम होती है तो वो हमारे पास जो है वो कोई भी एंजाइना की टाइप्स हो सकती है, ज़्यादातर जो है वो स्टेबल एंजाइना ही होती है, ठीक है। जो फिर ये लेफ़्ट आर्म की तरफ जाएगी, लेफ़्ट जॉ की तरफ जाएगी, वही डायफ्रेसिस होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है, साथ में डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे भी तो भी हमारे पास जो है वो सिम्पटम्स जो है वो रिलीव नहीं होगी। तो इन्फाक्शन जो है वो ज़्यादातर किस-किस में हो सकता है? इन्फाक्शन ज़्यादातर हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है और राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल्स में ज़्यादातर जो है वो एमआई होता है। जो एट्रिया हैं वो मोस्टली इसके से स्पेयर्ड होते हैं, इसके अंदर जो है वो नहीं होता। फिर कुछ आर्टरीज़ हैं, मतलब उनकी अगर ओक्लूजन हो जाए तो हमारे पास हार्ट के कौन-कौन सी चैम्बर्स हैं या हार्ट की कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं वो डिफेक्ट होती हैं। हमारे पास जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, अगर इसकी ओक्लूजन हो जाए तो हमारे पास इन्फाक्शन जो है वो कहाँ-कहाँ पे होगा? एक तो हमारे पास एंटीरियर वॉल में इन्फाक्शन होगा, एंटीरियर सेप्टम में इन्फाक्शन होगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ना, इसके अंदर जो है वो इन्फाक्शन होता है। ऑलमोस्ट 45 परसेंट जो है वो इसमें ये वाली आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर अगर हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें इसके हमारे पास ये पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि ये जिन-जिन चीज़ों को सप्लाई करती है वहाँ-वहाँ पे अगर ओक्लूजन हो जाती है तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो है वो एमआई होगा, पोस्टीरियर वॉल में होगा, ठीक है? इसके अलावा पोस्टीरियर सेप्टम में हो सकता है और पेपिलरी मसल्स में हो सकता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के, ठीक है? और हमारे पास सेकंड कॉमनली इन्वॉल्व्ड आर्टरी जो है वो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर साइड को ज़्यादा सप्लाई करती है। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो हमें एंटीरियर साइड को जो है वो सप्लाई करती है ब्लड। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ जाती है। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो अगर इसकी ओक्लूजन हो जाए तो किस में इन्फाक्शन हो सकता है? एक तो लेटरल वॉल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है? इसमें सिर्फ यही होता है कि हमारे पास अगर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए तो लेटरल वॉल में इन्फाक्शन होता है। ये तीनों चीज़ें जो है याद करने वाली हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ओक्लूजन होती है, उसके बाद जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी की, और फिर जो है वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की। फिर जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि अब इन्फाक्शन में हमारे पास जो है वो क्या-क्या होता है। अगर हमने
दो टाइप्स के हमारे पास जो है वो एमआई होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन स्टेमी और एक होता है स्टेमी, ठीक है। वो हम यहाँ से अब देख लेते हैं। जो हमारे पास नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ना एमआई, इसको एन स्टेमी कहते हैं, ठीक है, या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसमें क्या होता है कि सब एंडोकार्डियल की इन्फेक्शन होती है, ठीक है, सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होता है और ठीक है, इनर 1/3। और एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन नज़र आता है हमें ईसीजी पे। लेकिन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई जो स्टेमी है उसको हमारे पास उसके अंदर इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने इंजाइना पढ़ी थी, जब वेरिएबल इंजाइना पढ़ी थी, उसके अंदर भी यही था कि हमारे पास जब ट्रांसम्यूरल आ रही है ना इन्फेक्शन, तो उस टाइम हमारे पास एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट हमें नज़र आएगा। उसकी इन्वॉल्व होती है, फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियल वॉल्व जो है वो इन्वॉल्व होगी। और इसमें हमारे पास जो है अगर हम ईसीजी पे देखें तो एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट हुआ होगा और हमें जो है वो क्यू वेव जो है वो प्रोड्यूस नज़र आएंगी। यहाँ पे जैसे ये एसटी सेगमेंट इतना ज़्यादा एलिवेट हो गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस हो गया है, मतलब बिल्कुल ही नीचे की तरफ चला गया है। तो ये इसकी जो है वो टाइप्स थी। अब हम जो है वो डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एमआई को हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं। तो लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं वो हम चेक करते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम क्या क्या कराते हैं, एक तो हमारे पास होता है ट्रोपोनिन आई। हमारे पास जो ट्रोपोनिन आई है, ठीक है, ये हमारे पास सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, एमआई के लिए। दूसरा हमारे पास एक होता है सीकेएमबी, क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये हम री इन्फेक्शन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ट्रोपोनिन आई जो है ये हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन जो है वो उसकी प्रेजेंस के लिए ये स्पेसिफिक हमारे पास मार्कर है। और ट्रोपोनिन आई जो है वो उसका लेवल 2 से 4 घंटे तक जो है वो राइज रहता है ब्लड के अंदर, ठीक है। जब हमारे पास एमआई होता है, इन्फेक्शन होता है, 24 आवर्स तक पीक पे रहता है और उसके बाद 7 से 10 दिनों में जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो सीकेएमबी है वो डिटेक्ट किस लिए यूज़ होता है, री इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि कुछ मतलब इनिशियल एमआई के बाद जब दोबारा एमआई होता है उसके लिए। क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, इसका लेवल जो है वो 4 से 6 घंटे के लिए जो है वो राइज़ होता है इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। और 24 आवर्स वही वहाँ तक जो है वो पीक पे रहता है और उसके बाद तकरीबन 72 आवर्स तक जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के अंदर इन्फेक्शन की हम जो है वो एस्पिरिन देंगे और हेपरिन देंगे ताकि हम थ्रोम्बोसिस को जो है वो कम कर सकें। एस्पिरिन देंगे, ठीक है, हेपरिन देंगे ताकि हम थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर सकें। फिर हम ऑक्सीजन देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे ताकि एस्कीमिया जो है वो उसको कवर कर सकें। इसके अलावा हम जो है वो नाइट्रेट्स देंगे। नाइट्रेट्स ऑफ कोर्स वेज़ोडाइलेटर्स हैं, तो वेज़ोडाइलेट करेंगे वेन्स को और कोरोनरी आर्टरीज़ को हम कम कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की डिमांड पूरा कर सकें और एरिथमियाज़ जो हैं वो हमारे पास ना हों, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एसीई इनहिबिटर्स हम देंगे ताकि डिक्रीज़ करें लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन को, ठीक है। हम फिब्रोनिलाइसिस भी दे सकते हैं या फिर हम एंजियोप्लास्टी करेंगे ताकि हम जो ब्लॉक्ड वेसल है ना उसको ओपन कर सकें। अच्छा, अब फिब्रोनालाइसिस हम देंगे, फिब्रोनालाइसिस या फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे ताकि जो ब्लॉक्ड वेसल है ना उनको हम ओपन कर सकें, क्योंकि हमारे पास ओक्लूजन जो हुई होती है कोरोनरी आर्टरीज़ की। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबली डैमेज सेल्स। इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम जब अंदर आएगा इसकी वजह से हमारे पास हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगी मायोफिब्रिल्स की। और कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स जो है ना उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो फिर रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स में लीड टू फ्री रेडिकल जनरेशन फर्दर डैमेजिंग मायोसाइट्स। इससे क्या होता है, अगर यानी हमारे पास रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाए ना तो उससे ऑक्सीजन जो है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो मायोसाइट्स को जो है मज़ीद डैमेज करते हैं। अगर हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो वो हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हैं, तो वो अभी हम एक एक करके जो है वो सारे डिस्कस करते हैं।
पास जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मेन मेन वो ये है कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट होगा, ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकती है। अब ये जो है वो 24 आवर्स में होगा, फिर हार्ट फेलियर जो है वो 1 to 3 डेज़ में होगा, कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो 7 to 14 डेज़ में, और ड्रेसलर सिंड्रोम जो है वो 14 डेज़ से ज़्यादा होगा। इसको हम ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि मज़ीद इनके अंदर जो है वो कि कितने घंटे से कितने घंटे तक जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको देख लेते हैं। लेस देन 4 आवर्स होगा। अब हमारे पास ग्रॉस चेंजेस कौन-कौन सी हो सकती हैं और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस वो कौन सी होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। अगर 4 घंटे से कम जो है वो इन्फेक्शन का टाइम है तो उस टाइम पे ग्रॉस चेंज कोई भी नहीं होगी और ना ही कोई माइक्रोस्कोप चेंज नज़र आएगी। लेकिन हमें कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि ऑफ कोर्स शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक होगा या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर हमारे पास एरिथमियाज़ हो सकते हैं। 4 से जो है वो 24 घंटे में क्या होगा कि डार्क डिस्कलरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उस टाइम पे हमारे पास जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन में एरिथमिया होगा फिर से 1 से 3 डेज़ में 1 से 3 दिनों के दरमियान क्या होगा कि येलो पेलर कलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। जब न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या है कि फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगी जिसमें हमारे पास शार्प स्टेबिंग पेन होगी और चेस्ट पेन जो है वो फ्रिक्शन रब के साथ होगी। 4 to 7 डेज़ में फिर अभी येलो पेलर ही है लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स तो होंगे उसके बाद हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजेस जो हैं यानी इन्फ्लेमेशन वाला सारा प्रोसेस और नेक्रोसिस वाला स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद जो है वो नेक्रोसिस हुई तो फिर मैक्रोफेजेस जो हैं वो उसको खाने आ जाएंगे। तो मैक्रोफेजेस होंगे उस टाइम पे जो हमारे पास वेंट्रिकुलर फ्री वॉल है वो उसका एक तो वो रप्चर होगी, दूसरा कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसकी वजह से क्या होगा कि शंट हो जाएगा या पेपिलरी मसल्स जो हैं उनका प्रॉब्लम आएगा और मायोकार्डियल माइट्रल इंसफिशिएंसी हो सकती है। कार्डियक टेम्पोनेट में हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आती हैं। इसको हम बैकस्ट्राइड्स भी कहते हैं। एक हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, दूसरा हमारे पास मफल्ड हार्ट साउंड्स सुनने को मिलेंगी और हमारे पास जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ मिलेगा इसके अंदर। फिर अब 1 हफ़्ता गुज़र गया, 1 हफ़्ते से 3 हफ़्ते के दौरान क्या हुआ कि रेड बॉर्डर जो है वो इमर्जेस एज ग्रेनुलेशन टिश्यू एंटर्स फ्रॉम द एज ऑफ द इन्फेक्शन। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है ना, जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है वहाँ से क्या होगा कि उसके एजेस से ना दरमियान से जो है वो रेड बॉर्डर इमर्ज होना शुरू हो जाएगा जहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। फिर इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस क्या आएंगे कि हमारे पास जो है वो फाइब्रोब्लास्ट का एक प्लम्प सा बन जाएगा ना कोलेजन और ब्लड वेसल्स का वहाँ पे, और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अभी पहले वाली ही हैं। फिर जब मंथ्स हो जाएंगे तो हमारे पास वाइट स्कारिंग नज़र आएगी और फाइब्रोसिस हो चुकी होगी वहाँ पे। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी तो हमारे पास एनोरिज्म नज़र हो जाएंगे। एनोरिज्म हमने पढ़ा था कि बलून लाइक डायलाटेशन हो जाएगी, म्यूरल थ्रोम्बोसिस हो सकता है या फिर हमारे पास ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकती है। ड्रेसलर सिंड्रोम जो है वो पोस्ट एमआई सिंड्रोम है, ठीक है। ये हमारे पास ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है इसके अंदर। एक दफ़ा इसको यहाँ से भी देख लेते हैं कि हमारे पास 0 से मतलब पहले 24 आवर्स में क्या होगा। यहाँ पे ओक्लूजन हुई हुई है आर्टरी की, वहाँ यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास डार्क जो है वो स्पॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, पेल विद टेट्राज़ोलियम स्टेन, ठीक है, यहाँ पे। और हमारे पास इसमें माइक्रोस्कोपिक या अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आएगी, ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स रिलीज़ करेंगे ब्लड के अंदर अपना कंटेंट, एडीमा होगा, हेमरेज होगी, वेवी फाइबर्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स अपीयर होंगे, रीपरफ्यूजन इंजरी होगी एसोसिएटेड विद जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमने पढ़ा था रीपरफ्यूजन इंजरी में यही होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन और साथ में जो फ्री रेडिकल्स हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। लीड्स टू हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मायोफिब्रिल्स की, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अंदर आता है। जब कैल्शियम ज़्यादा अंदर आता है हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होती है। हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टिंग बैंड्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन वही हमें या तो एरिथमिया नज़र आएगा, हार्ट फेलियर नज़र आएगा या फिर हमारे पास कार्डियोजेनिक जो है वो शॉक होगा। उसके बाद हमारे पास 1 to 3 डेज़ में क्या होगा, 1 to 3 डेज़ में हमारे पास यहाँ पे ये हाइपरीमिया हो जाएगा। एक्सटेंसिव कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी। पहले हमारे पास अर्ली थी, उसके बाद अब ज़्यादा हो गई है। टिश्यू सराउंडिंग इन्फाक्ट शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी और साथ में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे। पोस्ट इन्फाक्शन फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगी। 3 से 14 डेज़ के दरमियान क्या होगा, हमारे पास के हाइपरेमिक बॉर्डर ये प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग, और जो दरमियान में हमारे पास
प्रेजेंट है वो येलो कलर का, पेल कलर का और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमें अब क्या होगा कि मैक्रोफेजेस आएंगे, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो मार्जिन्स में यहाँ यहाँ जो है वो प्रेजेंट होंगे। फ्री वॉल रप्चर होगा, उसकी वजह से टेम्पोनेट हो सकता है, पेपिलरी मसल रप्चर्स हो सकते हैं, माइट्रल रिगर्गिटेशन मतलब माइट्रल इंसफिशेंसी हमने पढ़ा था तो रिगर्गिटेशन हो सकती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो सकता है क्योंकि अब मैक्रोफेजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उसकी वजह से डिग्रेडेशन हो गया उस वहाँ पे स्ट्रक्चर की। लेफ्ट वेंट्रिकल स्यूडो एनरिज्म हो सकते हैं और रप्चर्स, ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो रप्चर्स ज़्यादा होंगे। 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स जो है वो क्या होगा, हमारे पास रिकैनलाइज्ड आर्टरी हो जाएगी, ठीक है, और ग्रे वाइट यहाँ पे वाइट स्कारिंग जो है वो हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टेड स्कार कंप्लीट, और जो हमारे पास वो स्कार है ना वो मज़ीद जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसकी वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होगा कि ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकती है, हार्ट फेलियर होगा, रिदमिया होगा, ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होगा, रिस्क ऑफ म्यूरल थ्रोम्बस जो है वो हो सकता है। हमने साथ में ये देख लेना है कि हमारे पास जो है वो ईसीजी लोकलाइजेशन ऑफ स्टेमी, हमारे पास जो जब एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट होता है तो उस टाइम पे हमारे पास कौन कौन सी जो लीड्स होती हैं उनके अंदर हमें जो है वो नज़र आता है, और कौन कौन सी लीड के अंदर एलिवेशन होगी या फिर वेव्स प्रेजेंट होगी, तो हमारे पास इन्फाक्शन जो है वो कहाँ कहाँ से होगा, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कह सकते हैं। अगर हमारे पास एंटीरोसेप्टल होगा और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी V1 V2 में, ठीक है, एंटीरो एपिकल अगर होगा, डिस्टल अगर की बात करें तो V3 V4 है, एंटीरो लेटरल की अगर बात करें इसमें लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या फिर हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी तो उसमें V5 और V6 होगा। ये याद कर लेना है कि हमारे पास अगर एंटीरियर वॉल MI हो तो V1 V2 V3 V4 होगा, ठीक है, और अगर इन चारों में से किसी दो में भी हो तो हमारे पास जो है वो इन्फाक्शन होता है MI का। फिर हमारे पास लेटरल जो है वो ऑफ कोर्स लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी वो तो है ही उसको, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो 1 और AVL जो है वो होगा। फिर हमारे पास इंफीरियर की बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी में सेकंड लीड, थर्ड लीड और AVF होगा। फिर पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर में हमारे पास V7 से लेके V9 तक ST सेगमेंट जो है वो डिप्रेस होगा, V1 से लेके V3 तक, ठीक है, और विद टॉल आर वेव्स, और हमें जो आर वेव्स है ना वो टॉल नज़र आएंगी। तो ये जो है वो सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है, इसकी डायग्नोसिस थी, हम किस किस तरीके से इसको इस ECG में भी देख सकते हैं। अगर हमने माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस देखनी हो वो किस तरह से होंगी, कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं आगे, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो सारा हमने डिस्कस किया है।